जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ जो 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 4th चैप्टर होगा, जिसे अब हम पहली बार शुरू कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, और इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर, देखिए समझिए स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर क्या मतलब ढांचा है, कहाँ का, ओशन फ्लोर का। ओशन फ्लोर मतलब समंदर के अंदर, ओशंस के अंदर, महासागर के अंदर जो भी धरती होगी वो क्या होगा, ओशन फ्लोर। समझ में आ गया। जैसे हम लोग अपने फ्लैट फ्लोर पे रहते हैं कि नहीं रहते, जैसे हम लोग अपने घर पे रहते हैं तो फ्लोर हुआ हमारा, है कि नहीं। मतलब हमारे घर का एकदम निचला हिस्सा क्या कहलाता है, फ्लोर। वैसे ही ओशंस का एकदम निचला हिस्सा क्या कहलाएगा, फ्लोर कहलाएगा। समझ में आ गया। तो हम अभी क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर के बारे में। बाय द वे सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। ठीक है, आइए हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर कुछ नहीं है, जैसे हमें मालूम है कि हमारा जो चीज़ बाहर है हमारे, ये समझ आइए कि लैंड है, ये माउंटेन है, प्लेटो है, ये प्लेन है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या शुरू होता है। इसके बाद देखिए ऐसा आ जाता है अंदर, ये ऐसे से रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा डाल दूँ पानी, देखिए अब ये क्या था, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर है। देखिए ये जो दिख रहा है ऊपर, ये क्या है, पानी है, ये सी है, वाटर है, क्लियर है। ये सी है और ये वाटर है, और ये क्या है, लैंड है। सब ये सारी जगह क्या है, लैंड है। मतलब धरती के ऊपर जो सारी चीज़ हमें दिखती है वो सब क्या होती है, वो सब कॉन्टिनेंट्स होती है। और जो धरती, देखिए धरती नीचे भी है, देखिए यहाँ पे नीचे है धरती, यही धरती नीचे भी चली गई है। बस मतलब क्या हुआ, इसे ओशन फ्लोर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया है, सिर्फ पानी आ गया। इसके ऊपर क्या आ गया है, ओशंस आ गया है। जिस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये नीचे वाली चीज़ों को हम लोग नीचे वाली चीज़ों क्या बोल रहे हैं, ओशन फ्लोर्स है। तो देखिए ये भी कॉन्टिनेंट्स का पार्ट ही ना, देखिए ये इसी से गया है, ये बस ये नीचे चला गया है कि नहीं, ये नीचे चला गया है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, ओशन फ्लोर, और इसे कॉन्टिनेंटल फ्लोर। क्लियर है। इसे लैंड भी बोलते हैं, इसे ओशन बोलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर आ गया है पानी और इसके ऊपर पानी नहीं आया है। क्लियर है। जैसे अब आपको ये दिख रहा है, ये अंदर क्या है बड़ा सा, देखिए यही तो आइलैंड्स होते हैं ना, जो समंदर के बाहर निकल जाते हैं और चारों तरफ से पानी हो जाता है, वही आइलैंड कहलाता है। क्लियर है। तो यही सारी चीज़ें आज हम अपने इसी चैप्टर 4th में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर कितना % पानी और कितना % वाटर है। तो हमारे पास कितना % वाटर है, वाटर कितना % है, तो हमारे पास है 71% वाटर। और लैंड कितना है, लैंड है 29%। क्लियर है। इतना हमारे पास है। अब देखिए इसके बारे में तो हमें पता है, ये लैंड के बारे में तो हमें पता है कि 29% लैंड है। तो कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन क्या समंदर के अंदर के बारे में सबको पता है कि चलिए ठीक है, ये तो आप बता रहे हो सर कि कितना है, 71% पूरा वाटर ऑक्यूपाइड किया है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है। तो सर हमें इसके बारे में तो नहीं पता है 71% का एक्चुअली है क्या। हम तो नॉर्मल जाते हैं, मछली मार के सीधा लेके आ जाते हैं। समंदर के अंदर कोई जाता है क्या, स्कूबा डाइविंग जो करते हैं वो लोग अंदर जाते हैं एकदम, लेकिन हम जा सकते हैं क्या, नहीं। हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे, देखिए हम अभी इतने मतलब वो प्रोफेशनल्स लोग ही जाते हैं एकदम अंदर, हम नहीं जा सकते। ठीक है। क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से मतलब आप फट जाओगे। अंदर जाओगे, आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि आप उसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप मर जाओगे और वहीं पे फट जाओगे। समझ में आ गया, इतना वहाँ पे प्रेशर होता है। तो धरती के अंदर देखिए पार्ट धरती का ही है, ये अंदर जो चल रहा है ये पूरा अंदर धरती का ही पार्ट है। बस इसमें क्या अलग है, इसके ऊपर पानी आ गया है। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए जैसे आप नॉर्मल अपने चौल में रहते हो, कहीं भी रहते होगे, चौल बिल्डिंग में, ठीक है। अब नॉर्मल वहाँ पे पानी नहीं इकट्ठा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, ये तो ज़मीन है। नॉर्मल क्या बोलोगे, तो ज़मीन है। लेकिन बाई चांस अगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अगर फ्लड आ जाए, अनफॉर्चुनेटली क्या आ जाए, फ्लड आ जाए, तो फ्लड में आप क्या बोलोगे, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाए, जो भी आ गया, ठीक है, पानी भर गया। अब पानी भर गया तो आप क्या बोलोगे, नीचे मत जाओ, नीचे बहुत पानी है और कहीं गहराई भी होगी। समझ में आएगी नहीं, कहीं ना कहीं लैंड वहाँ पे भी गहरा होगा, नीचे मत जाओ, तुम तैर नहीं पाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम अंदर ही चले जाओगे। समझ में आया कि नहीं। तो पार्ट तो पूरा कॉन्टिनेंट का ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर से
पानी चला गया, इसकी वजह से हमें अंदर की चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। तो आज हमें उसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इसीलिए इसका लेसन का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर है 71% और लैंड है 29%। क्लियर। अब हमें ये पता करना है कि सर ये पानी के अंदर है क्या। ये ओशन तो आप बता रहे हो, ये वाटर जो है 71% है सर, लेकिन मुझे बताओ कि ये कितना गहरा है, ये ओशन कितना गहरा है। आप बता रहे हो ना कि कितनी गहराई में है, तो पूरा कॉन्टिनेंट का पार्ट, लेकिन है कितनी गहराई में। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए कि ये कितना गहरा है। तो सर इसकी एवरेज जो बताई जाती है ओशियंस की एवरेज डेप्थ जो बताई जाती है वो 3700 मीटर होती है। कितनी होती है? 3700 मीटर। लेकिन आप सर बोलोगे कि सर 3700 मीटर, लेकिन हमें तो पता है कि मरियाना ट्रेंच है जो वो कितना है 11,034 मीटर है। सर तो आपने कैसे बोल दिया कि सबसे डीपेस्ट 3700 मीटर है। देखिए इसके अंदर हमने किसका यूज़ किया? एवरेज का। देखिए एवरेज हमें आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि आप कितनी रोटी खा सकते हो, तो आप बोलोगे आपका पेट, आप कितनी रोटी खा सकते हो जिससे आपका पेट भर जाएगा। तो मैं बोलूँगा मेरा 4 में भी हो जाएगा, मेरा 4 रोटी खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन क्या अगर आप मुझे 4 रोटी तो मेरा पेट भर जाएगा, क्या आप मुझे 5वीं रोटी दोगे तो क्या मेरा पेट नहीं भरेगा? भरेगा। देखिए ये जो 4 मैंने आपको बताया, ये मैंने अपनी सिर्फ भूख मिटाने की बात की, मैंने अपनी कैपेसिटी, अपनी औकात की बात नहीं की। अगर कोई मेरे से पूछे तुम्हारी औकात कितनी है रोटी खाने की, तो मैं बोलूँगा सर मैं घीच घाच के 7 तक लेके चले जाऊँगा, है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना जा सकता हूँ? 7। और अगर कम से कम कोई पूछेगा तो 4 से, अगर मेरी जो नॉर्मल कैपेसिटी है कि हाँ इतने में तो मेरा पेट भर जाएगा, तो 4 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 7। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पूछेगा कि एवरेज डेप्थ कितनी ओशन की, तो बोलना 3700 मीटर। और बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कितना गहरा है, तो यही चिपका देना, क्योंकि मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। ठीक है, 11,034 मीटर। क्लियर है? सबसे डीप में समझ में आ गया। क्या आपको ये समझ में आ गया एवरेज कैसे आया? एवरेज आया, समझ में आ गया न तेरा न मेरा, बीच का रास्ता, इसको बोलते हैं एवरेज। क्लियर है? वही बोल रहा हूँ कि आप कितनी रोटी खा सकते हो, तो सर मैं 4 खा सकता हूँ, लेकिन मेरी औकात है 7 खाने की। वैसे ही इस समंदर की औकात है 11,034 मीटर की, लेकिन कितना डीप है? नॉर्मली कितना डीप है? तो 3700 मीटर। इतना आपको क्लियर हुआ? कितना परसेंट लैंड है, कितना परसेंट वाटर है? 71% वाटर है, 29% लैंड है। क्लियर है? और ये ओशंस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना पानी ऑक्यूपाइड किया है एरिया, और कितना लैंड ने ऑक्यूपाई किया है एरिया। क्लियर है? अब इसी एरिया, इसी वाटर के, इसी ओशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको रफ कर देते हैं। चलिए आपको डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्या बना दिया। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। आई होप आपको अभी समझ में आता होगा कि ये क्या दिख रहा है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है सर। सर ये कुछ नहीं है, तो ओशियंस है। क्लियर है? और सर ये क्या है? तो सर ये तो लैंड है। क्या है ये सारी चीज़ें क्या है? लैंड है। इतना क्लियर हुआ आपको? देखिए मैंने आपको ओशन के स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं और ऊपर लैंड के स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब आपको हमको ज़मीन पे क्या दिखाई देता है? देखिए हमें ज़मीन पे दिखाएगा माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन।
ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन। लेकिन धरती के अंदर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ठीक उसी तरीके से ढांचे दिखाई देंगे जैसे हमें बाहर दिखाई देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल तो ये कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर क्या आ गया है, सिर्फ वाटर आ गया है, जिस वजह से हम ओशंस बोलते हैं। क्लियर है, पार्ट वही है, बस जगह अलग है, इसके ऊपर किसी और चीज़ ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अलग बात बोली जाती है, इसके ऊपर अलग बात बोली जाती है। क्लियर है, तो ये हम ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ही आप ओशन फ्लोर में, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, अब मुंबई के अंदर जैसे ही आप मरीन लाइन्स की इधर जाओगे, जुहू चौपाटी जाओगे, तो शुरुआत में जब आप जाओगे तो पानी मतलब बालू रहेगा कि नहीं, सैंड रहेगा कि नहीं, जैसे ही सैंड से आगे आगे जाओगे, आगे आगे जाओगे, तो वैसे क्या बढ़ता रहेगा, डेप्थ बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगी ना, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे गहराई बढ़ेगी। पहले आपका पैर डूबेगा, पंजे डूबेंगे, फिर पैर डूबेगा, फिर घुटने तक पानी आएगा, फिर उसके ऊपर पानी जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर, एक टाइम आएगा कि आप भी डूब जाओगे। क्लियर है, ज़्यादा आगे जाओगे तो। लेकिन अगर आप उसके स्टार्टिंग में रहोगे, इसका मतलब आप अगर यहाँ पे ही रहोगे, यहाँ पे मरीन लाइन्स है। क्लियर है, तो ये जो मरीन लाइन्स है, यही जो जुहू चौपाटी है, स्टार्टिंग का जो स्टार्ट होता है, जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। क्लियर है, और यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ध्यान दीजिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पानी के अंदर शुरुआती जो स्ट्रक्चर होता है, जो पानी के अंदर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर है, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ 200 मीटर तक डीप होता है। इसकी डेप्थ कितनी होती है, 200 मीटर, ऐसा लिख देता हूँ मैं, डेप्थ कितनी होती है, 200 मीटर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ याद रखिएगा, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये ओशन फ्लोर का पहला स्ट्रक्चर है। ध्यान देना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो ये ओशन फ्लोर का पहला स्ट्रक्चर है जो ओशंस में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी होती है, 200 मीटर। याद रखना, इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक जोन। अब इस सर इसे इकोनॉमिक जोन क्यों कहा जाता है, देखिए पूरे अपने जितने भी ओशंस है, ओशंस में जब आप शुरुआती में जाओगे ना, एकदम स्टार्टिंग में जब शुरुआत ओशंस में घुसोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो जो ज़मीन है ना, ये वाली जो ज़मीन, यहीं पे सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स यहीं पे ग्रो करते हैं पानी के अंदर। जो एल्गी होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो जूजेंथेला होते हैं, अलग अलग एनिमल्स। देखिए, अगर झाड़ रहेगा पानी के अंदर तो मछलियाँ आएंगी उस झाड़ को खाने के लिए, उसके ऊपर जो एल्गी रहेंगे, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया रहेंगे उसको खाएगी तो पीछे पीछे मछली आएगी, और मछली आ गई तो पीछे पीछे कौन आएगा, मछली आएगा तो पीछे पीछे इंसान भी दौड़ के आ जाएगा कि मछलियों को पकड़ ले। समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर यहाँ पे अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो पीछे पीछे मछली आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन सर एक मिनट, आप बोलोगे सर पानी के अंदर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, सर क्योंकि ये सन मालूम है आपको, सन की रेस आ रही है, और सन की रेस हमेशा 200 मीटर तक ही जाती है। कितनी जाती है सन की रेस, 200 मीटर तक ही जाती है, और इसी को कहा जाता है फोटिक जोन। सर फोटिक जोन क्या होता है, सर देखिए फोटिक जोन क्या होता है कि फोटिक जोन वो जगह, अब जैसे आप फोटो लोगे तो फोटो के लिए आप फ्लैश चलाते हो, फ्लैश चालू करोगे इससे फोटो एकदम क्लियर आएगी, जहाँ तक फ्लैश जाएगा वहाँ की फोटो एकदम क्लियर आएगी। उसी तरीके से जो सन है, सन अगर अपने यहाँ से सनलाइट फेंकता है तो पानी के अंदर कितना पेनिट्रेट कर जाएगी, कितना धंस जाएगी, कितना घुस के जाएगी, तो कितना जाएगी, 200 मीटर तक जाएगी। और इसी 200 मीटर को क्या बोला जाता है, फोटिक जोन। तो अगर ये आपसे पूछे सर फोटिक जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बोला सर सी लेवल से 0 मीटर से लेके 200 मीटर तक, इसी को बोलते हैं फोटिक जोन। क्लियर है, और 200 मीटर तक हमारा क्या आ रहता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। याद आ गया। सर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं बताई। सर देखिए, जब यहाँ पे ज़्यादा रोशनी रहेगी, इस पार्ट में ज़्यादा रोशनी रहेगी, तो वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स तो ग्रो करेंगे, उसको खाने के लिए एनिमल्स मतलब शेर नहीं आएगा, उसे खाने के लिए कौन आएगा, फिश आएगी। जब फिश आएगी तो पीछे से धड़ल्ले से कौन भाग के आएगा, इंसान भाग के आएंगे। इसका मतलब आदमी आके वहाँ पे मच्छी पकड़ेगा, मच्छी पकड़ने के बाद उसे लेके जाके बाजार में बेचेगा। तो हो गया कि नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक तो फिशिंग हो गई, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम और डीजल भी निकालते हैं। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, अपने पेट्रोलियम और डीजल। देखिए ध्यान दीजिए, पेट्रोलियम और डीजल बनते कैसे बनते हैं, फॉसिल से बनते हैं। फॉसिल मतलब हमारे अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर स्केलेटन्स अगर वहाँ पड़ा हो, या कोई भी
पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत दिन से बड़े हो और वही अंदर वो क्या हो रहे हैं, अंदर ही सड़ रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर बाद उसको क्या किस में बदल जाते हैं, फॉसिल्स में बदल जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में बदल जाते हैं। और वही फॉसिल फ्यूल क्या होता है, हमारे डीजल्स एंड पेट्रोल। क्लियर है, वही हमारे क्या बन जाते हैं, डीजल एंड पेट्रोल। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ों को हम वहाँ से निकालते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, हम बेचते हैं। तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक जोन। सर अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर सारे ओशन स्ट्रक्चर्स में इकोनॉमिक जोन किसे बोला जाता है, तो बोलिएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ को। उसकी सर कितनी लंबाई होती है, कितनी गहराई होती है, 200 मीटर डीप। तो सर उसको इनको एक और चीज़ बता देना कि 200 मीटर डीप जो होता है, 200 मीटर डीप क्या होता है, हमारा फोटिक जोन भी होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेस अंदर तक पहुँचती है, वहाँ पे सारे एनिमल्स एंड प्लांट ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से हम फिशिंग भी कर पाते हैं वहाँ पे, और फिशिंग करते हैं तो हमारे लिए वो इकोनॉमिक जोन भी कहलाएगा। सारे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस हम वहीं से निकालते हैं। ठीक है, सारे मछुआरे यहीं पे आते हैं। इतने ही 200 मीटर तक ये 200 मीटर जितनी गहराई होती है, बस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही आके वो अपनी मच्छी पकड़ते हैं। अब यहाँ जाके कैसे पकड़ेंगे मच्छी, बताओ, इतना गहरा है, कहाँ जाके मच्छी पकड़ेंगे। क्लियर है। और अगर कोई तुमसे पूछा कि सर बहुत बता दिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट बता दीजिए तो ज़रा, क्या बता दीजिए, ग्रेडियंट बता दिए। ग्रेडियंट मतलब सर स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप। ठीक है, देखिए अब अभी हायर स्टैंडर्ड्स में जा रहे हैं तो स्लोप को क्या बोलते हैं, ढलान को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। अगर कोई पूछेगा सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट कितना है, तो बोलना सर 0.1 डिग्री। कितना है, 0.1 डिग्री। जैसे आप चंदा यूज़ करते हो ना, ऐसा है क्या प्रोटेक्टर, तो ये जब यूज़ करते हो तो ऐसा रहता है, इसके अंदर ऐसा रहता है। तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसा रहता है। तो आप उसी के हिसाब से ऐसा डिग्री देखते हो कि नहीं, कि अच्छा ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इनकी कितने डिग्री, कितना डिग्री ये झुके हुए हैं, तो 0.1 डिग्री ये झुके हुए हैं। देखिए गए हैं ना नीचे, तो इनको ही बोलते हैं 0.1 डिग्री। क्लियर है। कॉन्टिनेंटल ओशनिक स्ट्रक्चर, ओशन फ्लोर में पहला स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। कितना गहराई है इसकी, 200 मीटर डीप। और क्या कहा जाता है इसे, फोटिक जोन। और क्या है यहाँ पे होता है सर, यहाँ पे इसको इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोटिक जोन है। फोटिक जोन की वजह से यहाँ पे सनलाइट नीचे पड़ती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे लीव करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग आके मछली भी पकड़ते हैं, और इसकी वजह से वही जो एनिमल्स एंड प्लांट सालों साल वहीं पे मरते हैं और वही अंदर डिग्रेड होते हैं, और डिग्रेडेशन के बाद हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम एंड डीजल। तो यहीं से हम लोग अपनी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लियर करते हैं। समझ में आ गया। क्या इसमें कोई डाउट था क्या आपको, कि जैसे ही आप ओशन में जाओगे, पहला पानी जहाँ पे रखा, पानी के अंदर पहला पैर जहाँ रखा, समझ जाना कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो गया है। क्लियर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो गया है। क्लियर है। हर एक कंट्री कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए झगड़ा करती है कि ये मेरा टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी। ये मैं आपको बाद में जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको वर्ल्ड मैप बना के उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि हर एक कंट्री का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। और क्यों इसके लिए लड़ाई होती है, क्यों सब लोग इसके लिए मारामारी करते हैं कि ये मेरा है, इतना मेरा है, ये पार्ट इतना मेरा है पार्ट, जबकि ये पानी के अंदर आता है। क्लियर है। धरती के ऊपर तो लड़ाई होती है, पानी के अंदर भी लड़ाई होती है कि पानी का इलाका मेरा है। तो इसको मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, जब ये लेसन खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। देखिए पहला वाला पार्ट खत्म हो गया, अब ये दूसरा वाला पार्ट। सर दूसरा वाला पार्ट देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये एकदम ढलान जैसा दिख रहा है कि नहीं, ढलान जैसा दिख रहा है। तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा, देखिए ये कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, देखो ये भी पहला वाला भी कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, इसको बोलते थे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंट्स का पार्ट था, इसके लिए बोले कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये भी कॉन्टिनेंट का पार्ट है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्लियर है। क्या बोलेंगे इसे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और दूसरा जहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कोई अगर पूछे सर कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में कुछ बताइए, सर कुछ भी नहीं है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है वहीं से कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट होता है। द पॉइंट्स वेयर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड्स, फ्रॉम दैट पॉइंट द कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट्स। समझ में आ गया। जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है वहीं से कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना, जहाँ पे तेरी समझ जहाँ पे ख़त्म होती है मेरी सोच वहाँ से शुरू होती है। ठीक उसी तरीके से कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब एकदम राउडी आदमी है, बोल रहा है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है वहीं से कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट होता है। जहाँ पे तेरी औकात खत्म होती है वहीं से मेरी सोच और मेरी औकात शुरू होती है। समझ में आ गया। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप समझ में आ गया, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप वहाँ से शुरू होगा। सर इसका भी डेप्थ बता दीजिए। इसका डेप्थ तो आपने बता दिया था 200 से 200 मीटर तक डेप्थ है। तो इनका क्या है सर, इनका कुछ नहीं है, 200 से लेके
3200 मीटर तक है। आप इसको 3000 मीटर भी लिख सकते हो, 3200 मीटर भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 2200 से 3200 मीटर डेप्थ लिख सकते हो, क्योंकि आसान है ना, 200 से 3200 मीटर डेप्थ। क्लियर है? कितनी गहराई है सर? 200 मीटर। अब देखो 200 मीटर तो इतना ही था, अब 200 मीटर से कितना होगा? 3200 मीटर। तो ये क्या है, किसकी है? कॉन्टिनेंटल स्लोप की है। सर क्या ये कोई इकोनॉमिक जोन है? सर ये कोई इकोनॉमिक जोन नहीं है, क्योंकि क्या है, यहाँ से सीधा नीचे गिरोगे, क्या करोगे जाके वहाँ पे? स्लाइडिंग खेलोगे? वहाँ पे झूला खेलोगे? नहीं, वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई इकोनॉमिक जोन नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। लेकिन इसी ग्रेडियंट है, इसी क्या है? ग्रेडियंट। और मैंने अभी आपको बताया था ग्रेडियंट मतलब स्लोप। क्या होता है ग्रेडियंट मतलब? स्लोप। तो इसकी ग्रेडियंट कितनी है सर? कॉन्टिनेंटल स्लोप की ग्रेडियंट कितनी है सर? ये 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक है। कितना है? 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? 2 डिग्री से 5 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछेगा सर कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? सर कॉन्टिनेंटल स्लोप दूसरा स्ट्रक्चर है ओशन फ्लोर का। याद रखिएगा, पहला क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर है ओशन फ्लोर का। प्लस ये फोटिक जोन के नीचे आते हैं, ये फोटिक जोन में नहीं आते हैं, ये अफोटिक जोन में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अफोटिक जोन में आते हैं, क्योंकि सर मैंने आपको बोला था कि जो फोटिक जोन है वो सिर्फ 200 मीटर तक रहता है। 200 मीटर के बाद अफोटिक जोन शुरू हो जाता है। तो 200 मीटर को हम फोटिक जोन बोलते हैं, और 200 मीटर के नीचे जितने भी सब है इसको क्या बोलेंगे? अफोटिक जोन। इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, धरती के नीचे सनलाइट नहीं आती है। इतना आपको क्लियर हुआ? अगर चलिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है सर? जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप वहाँ से शुरू होता है। सर इसकी गहराई कितनी है? इसकी डेप्थ कितनी है? तो सर 200 मीटर से लेकर 3200 मीटर तक इसकी डेप्थ है। सर इसके ग्रेडियंट कितना है? इसका स्लोप कितना है सर? 2 डिग्री से 5 डिग्री इसका स्लोप है। सर क्या ये इकोनॉमिक जोन है? नहीं सर, ये कोई जोन नहीं है, ना ही यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, कुछ भी नहीं है सर। लेकिन ये अफोटिक जोन है। अफोटिक जोन देखिए आपको, अफोटिक जोन सर ये क्यों है? सर ये अफोटिक जोन इसलिए क्योंकि जो फोटिक जोन होता है वो 0 से लेके 200 मीटर तक डेप्थ तक होता है, लेकिन अफोटिक जोन कहाँ होता है? जो अफोटिक जोन होता है वो 200 मीटर से लेके एकदम डेप्थ तक होगा। अगर आप एवरेज डेप्थ पकड़ोगे तो मैंने आपको बता दिया था कि सर जो एवरेज डेप्थ है सी का वो कितना है? 3700 मीटर। क्लियर है कि नहीं? तो आप बता सकते हो 3700 मीटर एवरेज डेप्थ है, वहाँ तक अफोटिक जोन होता है, उसके नीचे भी होगा तो अफोटिक जोन होगा, क्योंकि पानी वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, सनलाइट वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। क्लियर है? आपको दोनों क्लियर हो गया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, इतना आपको क्लियर हुआ है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया है क्या अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखिए अब उसी तरीके से अब हमारा जो तीसरा आता है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेंचेस। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेंचेस। देखिए हम एक ही साथ ये पूरा नहीं करेंगे, हम अभी फिलहाल पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 स्ट्रक्चर करेंगे। आगे के स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सारे को, मैं आपको सारा चीज़ रिवाइज करा दूंगा और आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जो थर्ड वाला है इसका नाम है ट्रेंचेस। देखिए ट्रेंचेस क्या होता है? ट्रेंचेस एक ऐसा होता है जैसे हम रास्ते जा रहे हैं और बहुत बड़ा खड्डा है, हम रास्ते से जा रहे हैं और बहुत बड़ा खड्डा है, तो उसको हम बोलेंगे खड्डा। लेकिन वही खड्डा अगर कहाँ पे हो जाएगा? समंदर के अंदर, ओशंस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंचेस, ठीक है। लैंड पे रहेगा तो खड्डा बोलेंगे, या तो पॉट होल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉट होल्स बोलते हैं ना, बिग पॉट होल्स है ना, रोडे बोलते हैं ना, रास्तों में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसी तरीके से तो जो हमारा जो ओशन फ्लोर्स है उसके अंदर भी बड़े बड़े खड्डे हैं, उसी खड्डे को क्या नाम से जाना जाता है? ट्रेंचेस के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? ट्रेंचेस, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? सर ट्रेंचेस, क्या ट्रेंचेस सर हर पानी में मिलेंगे क्या हमें? क्या हर पानी में ट्रेंचेस बनते हैं क्या, इतने बड़े बड़े खड्डे? नहीं सर, हर पानी में आपको ट्रेंचेस नहीं मिलेंगे। आपको ज़्यादातर उसी पानी में मिलेंगे जहाँ पे दो प्लेट्स क्या होती है? कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज होती है। वहीं पे हमें क्या मिलेंगे? सारे ट्रेंचेस मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिए। 2 प्लेट कन्वर्ज होती है सर, इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखिए थोड़ा सा अटपटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी देखिए माउंटेन कैसे बनते हैं? जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है, अगर मान लो इसकी डेंसिटी हाई है, ये ज़्यादा वजनदार है और ये कम वजनदार है, डेंसिटी हाई इसकी है, डेंसिटी लो इसकी है, तो जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो जिसकी भारी डेंसिटी होती है ना वो अंदर चली जाती है, और जिसकी हल्की डेंसिटी होती है वो ऊपर चली जाती है। तो यही जो पार्ट ऊपर चला गया, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 प्लेट्स है, ठीक है। दोनों प्लेट्स कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी डेंसिटी लो है। तो इसकी जब डेंसिटी लो है तो ये नीचे चले जाएगा, हाई है तो नीचे चला जाएगा, लो है तो
ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है? तो यहीं पे एक ट्रेंचेस बनता है, यहीं पे एक खाई बनती है और ये जो निकल गया ना ऊपर, यही आपका माउंटेन कहलाता है। क्लियर है? और यहीं पे नीचे ही जस्ट आपका ट्रेंचेस होता है। ध्यान देना, ये कॉन्टिनेंट्स है और देखो यहाँ पे ट्रेंचेस, देखो ये कॉन्टिनेंट्स है और यहाँ पे आपका ट्रेंचेस बना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही वो ट्रेंचेस होते हैं जिसकी वजह से बनते हैं। तो सर क्या हर पानी में ट्रेंचेस बनते हैं? नहीं सर, हर पानी में ट्रेंचेस नहीं बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पैसिफिक ओशन में आपके यहाँ ट्रेंचेस बनेंगे। क्या बनेंगे? पैसिफिक ओशंस में ट्रेंचेस बनेंगे। आपको ज़्यादातर ट्रेंचेस पैसिफिक ओशन में दिखेंगे। क्या सर इंडियन ओशन में भी कोई ट्रेंचेस है क्या? क्या सर इंडियन ओशन में भी कोई ट्रेंचेस है क्या? हाँ सर, इंडियन ओशन में भी ट्रेंचेस है। देखिए पैसिफिक ओशन का नाम है मरियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशन में जो ट्रेंच है उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। ठीक है? जिसकी जो लंबाई है, जिसकी जो गहराई है वो कितनी है? 11,034 मीटर। इसको आप क्या बोल सकते हो? अप्रॉक्स 11 किलोमीटर भी बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? क्लियर है? मतलब एक बात बताइए, हमारे लैंड पे जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, उसकी लंबाई है 8888 मीटर। तो ये बीच वाला 8 हटा दो और इसको 4 कर दो, तो 8848 मीटर, मतलब तकरीबन 8.5 किलोमीटर। क्योंकि 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 8000 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर, 0.5 मतलब वही हो गया। तो 8 ये 8.5 किलोमीटर का है और ये तकरीबन 11 किलोमीटर का है। अगर मैं इसे उठाऊं और इसी ट्रेंच में डाल दूं तो क्या मेरे को बताइए, क्या अभी भी जगह बचेगी कि नहीं बचेगी? सीधी सी बात है ना, ये 11 किलोमीटर का है और ये 8 किलोमीटर का है। मतलब इसको डाल दूंगा फिर भी मेरा ट्रेंचेस भर नहीं पाएगा। क्लियर है? फिर भी हमारा ट्रेंच भर नहीं पाएगा। इसी वजह से इसे ट्रेंचेस कहा जाता है। ये बहुत गहरा है, इतनी गहरा है। और ये जब ट्रेंचेस हमें मालूम पड़ा तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच की टोटल लंबाई कितनी है? 11,034 मीटर, अप्रॉक्स 11 किलोमीटर। क्लियर है? ट्रेंचेस हमेशा उसी पानी बनेंगे जहाँ पे 2 प्लेट्स टकराती है। जब 2 प्लेट टकराती है तो वहीं पे क्या फॉर्म होते हैं? ट्रेंचेस। बाकी सारे पानी में नहीं मिलेंगे। मरियाना ट्रेंच मिलेगा पैसिफिक ओशन में। क्या सर इंडियन ओशन में भी कोई ट्रेंच है? हाँ सर, इंडियन ओशन में भी एक ट्रेंच है जिसका नाम है सुंडा ट्रेंच, और इसको ही हम लोग प्यार से एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है जावा ट्रेंच। क्लियर है? इंडियन ओशन का अगर कोई पूछेगा इंडियन ओशन में कोई ट्रेंचेस हैं तो बोल देना सर सुंडा ट्रेंच है, उसी को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंच मरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पे पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में। उसकी टोटल लंबाई है 11,034 मीटर। देखिए मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। मैंने वापस हम एक बार रिवाइज करते हैं। सर पहला ओशन स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला ओशन फ्लोर आप मुझे बताइए। देखिए आप ध्यान दीजिए, पहला ओशन स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ कितनी है सर? 0 मीटर से लेके 200 मीटर तक। ठीक है सर। सर इसका ग्रेडियंट क्या है? सर इसका ग्रेडियंट है 0.1 डिग्री। क्लियर है? सर मुझे बताइए ये क्या कोई जोन है क्या? हाँ सर, ये क्या है? इकोनॉमिक जोन है। सर ये इकोनॉमिक जोन क्यों कहा जाता है? सर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पेट्रोलियम निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, यहाँ पे फिशिंग की जाती है, ये सारे पैसे से रिलेटेड काम होते हैं। सर 200 मीटर को हम फोटिक जोन भी बोलते हैं। हाँ सर, 200 मीटर को हम फोटिक जोन बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? सर 200 मीटर तक ही हमारा 0 से 200 मीटर तक ही हमारा फोटिक जोन है। जो हमारी सनलाइट है, जो सनलाइट हमारे अर्थ से आती है, स्पेस से आती है, सोलर सिस्टम से, वो कहाँ आती है? सीधा पानी के ऊपर आती है और पानी के अंदर वो 200 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से जिस इलाके तक वो पानी में रोशनी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फोटिक जोन। और फोटिक जोन जब होगा तो सनलाइट है, पानी है और आपको लैंड भी मिल गया, तो वहाँ पे क्या निकलेंगे? प्लांट्स निकलेंगे। उसी प्लांट्स को खाने के लिए फिश आएगी और वही फिश हम, उसके पीछे पीछे कौन आता है? हम आते हैं, इंसान आते हैं, इसलिए वहाँ पे फिशिंग भी की जाती है। समझ में आ गया? तो फोटिक जोन भी है, इकोनॉमिक जोन भी है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। क्लियर है? क्या कोई डाउट था क्या? सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए ना? सब समझ में आ गया? दूसरा स्ट्रक्चर क्या है सर? कॉन्टिनेंटल स्लोप। सर कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? सर कॉन्टिनेंटल स्लोप वो होता है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप वहाँ से शुरू होता है। वेरी गुड सर। सर आप मुझे बताइए कि सर कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में और कुछ बताइए। सर कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ग्रेडियंट होता है, जो उसकी ढलान होती है, वो 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक होती है। क्लियर है? सर कॉन्टिनेंटल स्लोप का मुझे डेप्थ बताइए, गहराई बताइए। सर 200 मीटर से लेके 3200 मीटर, 200 से 3200, 200 से 3200 मीटर डेप्थ है। क्लियर है सर? समझ में आ गया? सर ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। और कुछ था क्या? सर इसको इकोनॉमिक जोन? नहीं सर, इसको इकोनॉमिक जोन कुछ भी नहीं बोलते, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती है। सर जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है क्या है? क्या है थर्ड स्ट्रक्चर? वो है आपका
ट्रेंचेस। सर ट्रेंचेस क्या होते हैं? सर ट्रेंचेस कुछ नहीं, ज़मीन पे रहेंगे तो बड़े बड़े पॉटहोल्स बोलते हैं, गड्ढे बोलते हैं। वही अगर समंदर के अंदर रहेगा बड़े गड्ढे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेंचेस। क्लियर है? और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंच मरियाना ट्रेंच। सर कहाँ पर है मरियाना ट्रेंच? सर पैसिफिक ओशन में। क्लियर है? क्या सर क्या इंडिया के ओशन में भी कोई ट्रेंचेस है? सर इंडिया के ओशन में है ट्रेंचेस। क्या नाम है उसका सर? सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच। एक ही है दोनों, सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच। क्लियर है? सर क्या ट्रेंचेस हर जगह मिलते हैं, हर जगह पाए जाते हैं? नहीं सर, ट्रेंचेस ज़्यादातर उसी पानी में पाए जाते हैं जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा, बस आप इतना याद रखना, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो वहीं पे ट्रेंचेस बनते हैं और वहीं पे माउंटेन्स भी बनते हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो ऊपर, ऊपर जो निकल गया वही होता है माउंटेन और उसके नीचे जो रहता है वो ट्रेंचेस। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे जो माउंटेन्स है, प्लेट्यू है और रीचेस है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे यूज़ करेंगे सारी चीज़ों को समझने के लिए। क्लियर है? और आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे स्टार्ट किया है और इसके ख़त्म भी कर रहे हैं। ठीक है? और अगर आपको इसमें से नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप कमेंट्स में हमें क्वेश्चंस डाल के दे दीजिए, हम उसका आंसर भी देंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, जिसका नाम था ज्योग्राफी एंड फन। अब उसे हम चेंज करके अपना चैनल का नाम रखे हैं राज अकेडमी दीवा। तो आप इसे जाके लाइक कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि हमारी जो वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन हो वो आपके पास जल्दी से जल्द आ जाए। और हम आपको बताते हैं कि 8, 9, 10 इन सारे सिलेबस को हम एकदम कॉन्सेप्ट वाइज एकदम बहुत अच्छी तरीके से विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हम ख़त्म करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद।